सबके लिए नमस्कार बच्चों। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट है बायोलॉजी, और उसके लिए हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आप सब लोग उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। आज आपके प्रॉपर क्लास चालू कर रहा हूँ मैं। थोड़ी सी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से पुरानी वीडियोस में नहीं डाल पाया था और नहीं बना पाया था, लेकिन अब आपका प्रॉपर क्लास चालू हो जाएगा। और सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई त्रुटि या कोई समस्या महसूस हो तो आप लोग मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख भी सकते हो। आपकी सारी समस्या का हल मैं कराऊँगा। तो आज आपका चालू करता हूँ पहला चैप्टर साइंस का। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखो बेटा, साइंस है आपकी, तो साइंस में आप सब जानते हो कि 3 पार्ट होते हैं। तीनों पार्ट में से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बायोलॉजी। ध्यान से देखेंगे सब लोग बायोलॉजी में क्या क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और आपकी साइंस की बायोलॉजी में आपकी साइंस का बायो का जो पार्ट है बेटा, उस साइंस की बायो की पार्ट में पहला चैप्टर कौन सा है, उस पहले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपके 9th का जो पहला चैप्टर है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि भैया यहाँ पर दिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ सेल, कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई, इसका मतलब ये होता है बेटा कोशिका, कोशिका जीवन की इकाई, जीवन की इकाई। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बेटा कोशिका क्या होता है, कोशिका शब्द क्या है, कोशिका आखिर होता क्या है। हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोशिका क्या है। तो कोशिका के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। इस प्रकार से देखेंगे बेटा कि प्रत्येक जीव का शरीर, जीव जानते हो ना, जीव का मतलब होता है जैसे मनुष्य मान लो, ह्यूमन मान लो, या फिर काव मान लो कोई, ठीक है, पशु पक्षी पेड़ पौधे कुछ भी मान सकते हो, वो सभी आपके आते हैं। जितने भी सजीव होंगे उन सभी को हम जीव कहते हैं, अर्थात जिनमें सांस लेने की क्षमता होगी, जिनमें पोषण की क्षमता पाई जाएगी, जिनमें डाइजेशन की क्षमता पाई जाएगी, वो सारे के सारे जीव या वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या जीव कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। उन समस्त जीवों का जो शरीर होता है, उन समस्त जीवों का जो शरीर होता है, वो शरीर बेटा सेल्स से फॉर्मेड होता है। ध्यान रखना कि उन सभी जीवों का जो शरीर होता है वो सेल्स से फॉर्मेट होता है, यानी कि कोशिकाओं से निर्मित होता है। हमारा शरीर है ये हमारी कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर के हमारा परमिशन किया है, हमें निर्मित किया है। ये सभी कोशिकाओं की ही देन, ध्यान रखिएगा। अब बेटा जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वो किस प्रकार से मिलाती हैं, ध्यान रखना कि ये जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही ज़्यादा होती हैं बेटा सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं या बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती हैं, जिनको हम अपनी आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं स्पष्टली। और स्पष्टली इसको देखना है या फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से देखना है तो माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। इन सूक्ष्म कोशिकाओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो कोशिका होती है वो सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, कि उनको केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। अब देखो आगे आते हैं तो देखो बेटा कोशिकाएं जो होती हैं वो जब आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, यहाँ पर देख लेना। इस प्रकार का एक बार मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि किस प्रकार से कोशिकाएं जीव के शरीर का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं, तो सेल्स जब आपस में मिल जाती हैं तो एक संरचना का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कह देते हैं बेटा टिश्यू, कह देते हैं टिश्यू।
बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी या फिर ऊतक का फॉर्मेशन करेंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी। इसको हिंदी में कह रहे हैं हम कोशिका, इसको कहते हैं हिंदी में बेटा ऊतक। और जब ये ऊतक अभी सेल्स ने मिलकर के ऊतक का फॉर्मेशन किया, सेल्स आपस में इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के कारण एक संरचना का फॉर्मेशन हुआ, इस संरचना को कह दिया ऊतक। अब ऊतक आपस में इकट्ठे होंगे, जब ऊतक आपस में इकट्ठे होंगे तो ऊतक किस संरचना का फॉर्मेशन करते हैं उसको आगे देखेंगे बेटा। तो ऊतक आपस में इकट्ठे होते हैं तो बनाते हैं टिश्यू ऑर्गन। टिश्यू ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन्स का मतलब समझ गए होंगे अंग, अर्थात ऊतक अंग का फॉर्मेशन होता है। जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो ऊतक अंग का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना, अब जब अंग आपस में मिल गए तो अंग आपस में मिलकर के कुछ ना कुछ चीजें मिलाते होंगे। जब ऊतक ने आपस में मिलकर के ऊतक अंग बनाया तो ऊतक अंग आपस में मिलकर के एक चीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है बेटा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जब मिलते हैं तो बन जाती है बेटा बॉडी, बन जाती है बॉडी, या फिर उसको कह देते हैं बेटा शरीर, इसको कहते हैं बेटा अंग। अंग, इस प्रकार से शरीर का फॉर्मेशन होती है। अब कोशिकाएं करती कैसे हैं, देखो ध्यान से। जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती है, वो बिल्कुल एक ईंट की तरह वर्क करती है, बिल्कुल ईंट की तरह वर्क करती है। कि साहब एक ईंट है, मान लो जो कोशिका है वो क्या है, एक प्रकार की ईंट है, केवल एक ईंट है कोशिका। अब क्या होगा, ये ईंटें आपस में मिलेंगी, ईंटें आपस में मिलेंगी, तो जब ईंटें ये आपस में मिलेंगी तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, दीवार का फॉर्मेशन करती है। ईंटों ने आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, दीवार बना डाली। दीवार आपस में मिलती है तो बन जाता है बेटा कमरा। क्या बन जाता है, कमरा बन जाता है, समझ। अब कमरे ने, जब बहुत सारे कमरे आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा मकान, और जब बहुत सारे लोगों के मकान आपस में मिल जाएंगे तो बस जाता है गाँव, या फिर कह सकते हो एक प्रकार से मोहल्ला बस जाता है। और हमें मोहल्ले तक ही बात करते हैं, अर्थात जो सेल्स है या फिर जो ईंट है वो एक प्रकार की सेल्स हैं। सेल्स ने आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन किया बेटा, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। टिश्यू ने आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन किया बेटा, टिश्यू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया। और टिश्यू ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन किया, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किया। और ऑर्गन सिस्टम ने किसका फॉर्मेशन किया, बॉडी का, यानी कि शरीर का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ से एक बात निकल के आएगी कि साहब जीवन की इकाई क्या होता है। मकान को बनाने में सबसे पहले जिस चीज का उपयोग किया जाता है वो क्या होती है बेटा, शरीर को बनाने में जिस चीज का सबसे पहले उपयोग किया जाता है वो होती है बेटा सेल। अर्थात किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है या जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो उस चीज़ की इकाई कहलाती है। जैसे मान लो अगर हम बात करें किसी कॉपी की, तो उस कॉपी के अंदर आप बताइए कि कॉपी को बनाने में किसका सबसे पहले उपयोग किया जाता है, तो बेटा पहले पन्ने का फॉर्मेशन किया जाएगा। जब बहुत सारे पन्ने आपस में मिल जाते हैं, जो बहुत सारे पेजेस आपस में मिल जाते हैं, तब जाकर के कॉपी का फॉर्मेशन होता है। अब उस कॉपी का फॉर्मेशन होता है तो ये वो कॉपी है और ये वो क्या है, पन्ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई है। अर्थात मनुष्य का शरीर हो चाहे किसी भी जीव अथवा जंतु का शरीर हो, प्रत्येक जीव और जंतु के शरीर के फॉर्मेशन के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है प्रारंभिक में, वो कहलाती है बेटा सेल। और सेल के ही जीवन की इकाई कह देते हैं, क्योंकि जीवन को फॉर्मेट करने में, जीवन को बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान होता है तो वो कोशिका का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही आपको मिल पाएगा, इतना ही कंटेंट है। बाकी मैं प्रयत्न करूँगा, प्रयास कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों आगे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो में। देखो बेटा, आप यहाँ पर आपकी बॉडी का निर्माण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया। यहाँ पर पता चल गया कि कोशिका हमारे जीवन की इकाई है और इकाई है। तो अब एक बात और
एक बात और आ जाती है बेटा कि कोशिका जीवन की इकाई तो है, ठीक है भैया, जीवन की इकाई है, लेकिन इसको एक बार और किया जाता है। इसको कहा जाता है बेटा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसको ये भी कहा जाता है कि जो कोशिका है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों प्रकार की इकाई, दोनों प्रकार की यूनिट है। तो वो कैसे होती है इस बात को भी देखिएगा। संरचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर अर्थात बॉडी की जो संरचना होती है उस संरचना को बनाने का कार्य करती है। कोशिका होती है वो हमारे बॉडी की संरचना को बनाने का कार्य करती है, और संरचना को बनाने में सबसे पहले जिसका उपयोग किया जाता है वो होती है सेल। जब सेल आपस में मिलती हैं तब जाकर हमारी इस बॉडी की संरचना का फॉर्मेशन होता है। बात नहीं। अब क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं बेटा जब तक बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक उसमें क्रियाएं नहीं होंगी। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिका है उस कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज उपस्थित है जो हमारे शरीर की समस्त रिएक्शन को क्या करती है भैया? कंट्रोल करती है। सभी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है। कोई तो ऐसी चीज है हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमारी शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है कोशिका या कोशिका के अंदर कोई ऐसी चीज, तो इसलिए हम कह देते हैं भैया कि क्रियात्मक इकाई भी कौन है? कोशिका है। संरचनात्मक इकाई भी कोशिका है और क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। अब बात करते हैं हम सेल्स के। वैज्ञानिक हैं कि सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी या सर्च की थी या डिस्कवरी की थी, तो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो थे एक भैया हमारे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट, बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने क्या देखा? कार्क का टुकड़ा था। कार्क एक लकड़ी होती है बेटा, छाल होती है। उस कार्क का या छाल का टुकड़ा था। उस छाल के टुकड़े को इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्होंने उसमें देखा कि साहब किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। देखो किस प्रकार की संरचना दिखाई दी थी इन्हें। इस प्रकार की संरचनाएं इन्हें दिखाई दी थी। जब इस प्रकार की संरचनाएं इन्हें दिखाई देने लगी तो इन्होंने कह दिया भैया कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं हैं। जब ये मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, इन कोष्ठक को ही इन्होंने कह दिया था भैया वहां पर कि साहब ये है हमारी सेल्यूला। क्या है? सेल्यूला है। और बाद में इन सेल्यूला को ही चेंज कर दिया गया सेल्स में कि यही है सेल्स, यही है सेल्स। इनको सेल्स कह दिया कि साहब यही है कोशिका, और इस कोशिका से मिलकर के ही हर जीव के शरीर का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि कोशिकाएं होती कितने प्रकार की, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा, कोई भी मिस नहीं होगा। देखो बेटा, जो सेल्स होती हैं, आप सेल्स के बारे में तो समझ गए, ध्यान रखना। एक आती है हमारी बेटा डिस्कवरी के आधार पर, ठीक है, या फिर कह सकते हो डिस्कवरी नहीं, सॉरी, इसको कह सकते हो उद्भव के आधार पर। और एक हमारी सेल्स होती हैं भैया, एक होती है हमारी सेल्स जीवों के आधार पर, कह सकते हो एक प्रकार से साहब की जीवों के आधार पर मान लो, या और भी कह सकते हो उनको, और कोई आधार माना जा सकता है जीवों के आधार पर, ठीक है, दो प्रकार से। अगर उद्भव के आधार पर बात करो तो सेल्स दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका, और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स।
अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी की हुई थी बेटा उत्पत्ति, तो उस उत्पत्ति के समय सबसे पहले पृथ्वी पर जो सेल्स आई थी उस सेल्स को कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो पानी लग रही थी और इनसे विकास हुआ था बाद में जाकर के यूकैरियोटिक का। जब बाद में विकास हुआ यूकैरियोटिक का तो इनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग थी। जो ऑर्गन्स इनके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं थे वो सारे ऑर्गन्स यूकैरियोटिक के अंदर दिखने लगे। जब यूकैरियोटिक के अंदर वो सारे ऑर्गन्स दिखने लगे तो कह दिया भैया यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिफरेंट। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में हम आपको आगे जाकर और अगर जीवों के आधार की बात करो तो दो प्रकार की होती हैं, एक होती बेटा पादप और एक होती हमारी जंतु। ध्यान रखना, दो प्रकार की होती हैं। और ऐसे भी कह सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती हमारी पादप कोशिका और एक हमारी होती है जंतु कोशिका। सब जानते हो जंतु कोशिका वो होती हैं जो मनुष्यों में अथवा अन्य सभी जंतुओं में पाई जाती है, और पादप कोशिका वो होती हैं जो सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है, सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है, वो कहलाती है पादप कोशिका। तो इस प्रकार से आपको इस पे ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है बेटा। तो ये तो रहा आज का सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, और सारी डिटेल में इसके बारे में रिवाइज कराऊंगा। और कल डिस्कवरी ऑफ सेल या फिर इसकी जो भी सन हैं, जो भी इनकी डेटेड हैं, तो सारी डिटेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल। अच्छे से पढ़े रहिएगा, और किसी को कोई भी डाउट हो तो फ़ोन कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, 82 797 और 86 712। ध्यान रखिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 797 86 712। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। 24 घंटे 365 दिन आपको ये अवेलेबल मिलेगा। ध्यान, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 7 दिन 24 घंटे बिल्कुल एक अवेलेबल नंबर है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक है बेटा, बाय।